नमस्कार, मैं भोला बसंत केवी स्टूडियो के कार्यक्रम स्टार्स ऑफ बेगूसराय में आपको मिलाते हैं बरौनी प्रखंड के चकिया निवासी श्री मुकेश रॉय, जो वर्तमान में सरायरंजन विधानसभा प्रभारी है जनता दल यूनाइटेड के। तो अब हमारे सामने है मुकेश रॉय। सर, आप अपना कृपया परिचय दें। मेरा नाम मुकेश राय हुआ। वर्तमान में अभी हम जिला जनता दल यूनाइटेड के सरायरंजन विधानसभा के प्रभारी के रूप में वहाँ पर जो हमारा टास्क है प्रभारी के रूप में हम उस विधानसभा का नेतृत्व करते हैं। सर, आप अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं। मेरी शिक्षा दीक्षा गांव में ही पली है, बढ़ी है। मैं वर्तमान में इंटर पास हूँ और यही मेरा इंटर पास ही मेरा शिक्षा है। और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि गांव का जो सरकार के स्तर पर पढ़ाई लिखाई हुआ था उसी स्तर से मैं पढ़ा लिखा हूँ और अपने मेहनत और संघर्ष के बल पे आज मैं राजनीति जनता दल यूनाइटेड के विधानसभा के प्रभारी के रूप में आपके पास उपस्थित हूँ। सर, आप छात्र जीवन से ही राजनीति में हैं, तो राजनीति ही क्यों चुना आपने? देखिए, राजनीति हम चुने नहीं। जब कोई व्यक्ति सोशल वर्क करता है तो वह निश्चित रूप से समाज के लोगों के पास खींचा हुआ चला जाता है और हमारा जन्मजात स्वभाव है कि हम सोशल हैं। और सोशल उस मामले में है कि हम एक दूसरे के करी के रूप में, एक दूसरे के मदद के रूप में, एक दूसरे के व्यवहार के चलते हम उसके हर वर्क, हर कामों में उसके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता हूं, जिसके कारण मुझे लोगों ने पसंद किया। और हमको लगता है कि 2005 में हम पंचायती राज के माध्यम से अपने मल्हीपुर दक्षिण पंचायत में वार्ड सदस्य का पद पे जीता था और मैं उस वार्ड सदस्य के पद पर जीतते हुए आज जनता दल यूनाइटेड के तीन प्रकोष्ठ के, अति पिछड़ा के, समाज सुधार सेनानी के और युवा के, सबसे खास बात है युवा का, मैं 9 साल तक जिला जनता दल यूनाइटेड का बेगूसराय में अध्यक्ष रहा हूं। इसलिए मुझे सोशल वर्क में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और मैं लोगों के काम में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता हूं। यही मैं अपने जीवन का मूल मंत्र समझता हूं। सर, इस क्षेत्र में आने के लिए आप कहाँ से प्रेरित हुए? किन से प्रेरणा मिली आपको? सर, इस राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए हमको प्रेरणा की ज़रूरत तब मिली जब मेरे समाज के अंतिम पायदान के लोगों को मैंने देखा कि भ्रष्टाचार में जो विलिप्त थी, उस समय की जो सरकार थी, उस समय की जो मतलब व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्था मतलब गरीब आदमियों के लिए, आम जन आदमी के पास सरकार की बेहतर योजना नहीं पहुंच पाती थी, जिसके चलते मैं अपने जीवन में उस चुनौती को संघर्ष के रूप में लिया और लोगों को जो सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं थी उन तक पहुंचाने का काम किया। और उन्हीं लोगों से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं उन लोगों को सेवा करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे वो लोग ही आगे बढ़ाएंगे जिसको मैं सेवा करता हूं। सर, अभी आपने एक बात कही कि बहुत सारी योजनाएं जो हैं जो सरकार लागू करती है और हमारी जनता के बीच तक नहीं जानकारी होती है। और ये दौर आज भी है। वर्तमान में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया या अखबार से नहीं जुड़े हैं, अपना दैनिक कर्म में ही लगे रहते हैं
और उनको ये जानकारी भी नहीं होती कि कब कौन सी योजना आई और चली गई। वैसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? वैसे लोगों के लिए सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि वैसे लोग सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जानने और समझने की इच्छा रखते हैं। तो मैं निश्चित रूप से देखिए, पूर्व की सरकारों में ये होता था कि जो योजनाएं धरातल पर आती थी उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त थी। और आज आज के वर्तमान समय में हमारे नेता का मूल मंत्र है न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ जब विकास होगा तो निश्चित रूप से हर योजनाओं का प्रचार प्रसार समाज के अंतिम लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिसके कारण लोग इच्छुक होते हैं कि हम सरकार की समावेशी योजनाओं का लाभ लें और इस लाभ को लेकर वो अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। वैसे भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी हमारे समाज में अशिक्षित हैं और वो सुबह उठते हैं अपने मजदूरी में लग जाते हैं और शाम घर आते हैं तो घरेलू कार्य में लग जाते हैं और उनको कहीं न कहीं किसी न रूप से ये हानि हो रही है। आप उसके लिए क्या करते सर? मैं ये जानना चाहता हूँ सर। देखिए, अशिक्षा जहाँ रहेगी, जहाँ अशिक्षा रहेगी वहाँ निश्चित रूप से मज़दूरों में डेवलपमेंट नहीं होगा या आज के लोगों में डेवलपमेंट नहीं होगा। इसी के चलते आज जो वर्तमान में सरकार है, मैं इनके नीति और सिद्धांत से खुश इसलिए हूँ कि जो शिक्षा का स्तर है वह स्तर निश्चित रूप से गरीब गुरबों के दरवाजे तक पहुँचाया गया है। आज देखिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि समावेशी योजना का मतलब होता है, मतलब सभी सर्वगुण संपन्न योजना का मतलब होता है कि उससे एक प्रेरणा लेना। जैसे आज समावेशी शिक्षा का मतलब ये हुआ कि एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो शिक्षा का प्रचलन को बिहार में जो उच्च स्तर तक ले जाने का काम किया है, इससे पता चलता है कि आज देखिए पोशाक योजना, आज सरकारी स्कूल के शिक्षा का स्तर इसलिए हम ऊंचा कह रहे हैं कि उस स्कूल का आप वेरिफिकेशन कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि एक ही प्रकार का ड्रेस, एक ही प्रकार का कोड वो बच्चा पहन के जब स्कूल के प्रांगण में खेलते हैं तो उसे या हम लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि ये अमीर का बच्चा है या गरीब का बच्चा है। तो ये एक आइडल है बिहार का शिक्षा में, ये पोशाक योजना। अब मान लीजिए साइकिल योजना, अब साइकिल योजना से देखिए लड़की में कितनी तरक्कियां आई है। साइकिल योजना एक ऐसी समावेशी योजना है जिससे लड़की की उमंग तो बढ़ी ही, वो शिक्षा को निश्चित रूप से, जैसे मान लीजिए पहले ये होता था कि पहले के समय में कहता था कि लोग इस गांव से उस गांव कैसे जाएगी लड़की, हमारी घर की बच्ची कैसे बाहर पढ़ेगी। तो इस साइकिल योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसको समझना पड़ेगा कि साइकिल देना अनिवार्य नहीं है। इस साइकिल को देने का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को माननीय नेता नीतीश कुमार ने समझा और बिहार की छात्राओं के साइकिल दिया, जिससे आज वह बिहार के हर गली सड़क मोहल्लों खेतों की पगडंडियों से होते हुए जब वह अपने घर को जाती है, जब वह बाजार को जाती है तो निश्चित रूप से अन्य लड़कियों में प्रेरणा आती है कि मैं भी पढ़ूंगा और मैं भी नामांकन करवाऊंगा। और इस प्रकार से प्रेरणा स्रोत योजनाओं को हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी लाते हैं और उस महत्वाकांक्षी योजना से कई बच्चे प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं और उससे वह अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। देखिए नीतीश जी का जो भी योजना है आप लोग देख ही रहे हैं, शराबबंदी, बाल विवाह, बहुत सारी योजनाएं हैं।
लेकिन कहीं न कहीं आज भी अखबारों में पढ़ने को मिल जा रही है। इस चीज़ को तो आप देख रहे हैं। क्या ये सरकार ने तो ये लागू कर दी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आपको भी इस पे बढ़ चढ़ कर इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए? जी ये बिल्कुल। आपके मुखिया का ही नीति है। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया है। ये सवाल बिहार के बहुत ही मतलब मायने रखने वाला सवाल है कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी का मतलब ये नहीं होता है कि शराब हम बंद कर दिए और शराब को किसी भी प्रकार से लोग आदान प्रदान कर रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि हमको बिहार के लोगों को कैसे बचाना है। तो उसी उद्देश्य को और बिहार के लोगों के खास करके बिहार के महिलाओं के मांग पर हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जब शराब बंद किया था बिहार में, तो वो निश्चित रूप से बिहार के लोगों की मांग पर ही बिहार में शराबबंदी को लागू किया। अब हम आते हैं कि बिहार में नुकसान तो है, बिहार में हमारे शराबबंदी से राजस्व की नुकसान है, लेकिन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार वो सोशल के साथ साथ इंजीनियर भी हैं। अगर शराब से हमको बिहार को अगर घाटे हो रही है तो उन्होंने शराब के बदले कई डेयरी प्लांट लगवाने का काम किया है, सुधा का, मिठाई का, सब्जी का, कृत्रिम मशरूम का, फल का। तो इस प्रकार से गरीब लोगों में वो महत्वाकांक्षी योजनाओं को ला करके, जैसे उद्यमी योजना के अंतर्गत उन्होंने छोटे वर्ग से लेकर के बड़े वर्ग के लोगों तक का व्यवसाय का अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे फल वाले हैं, ठेला वाले हैं, सब्जी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, तो उनको उन्होंने 10,000 से लेकर के मतलब 10 लाख तक का योजनाओं का अनावरण किया है, जिसको आज शराब को मतलब छोड़ के निश्चित रूप से इन कामों में जो लगे हुए हैं, इससे भी टैक्स पे करके आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार को कुशल और सक्षम चलाने में अच्छे कर रहे हैं। और रही बात, आपने कहा दहेज प्रथा, बाल विवाह, तो ये हमारे हिंदुस्तान का सदियों से परंपरा रही है कि दहेज प्रथा और बाल विवाह तो मनुष्य को कभी करना ही नहीं चाहिए। मानव जीवन को हम नेता पर ही थोप दे कि अगर हम बाल विवाह को रोके, बाल विवाह को आगे नहीं होने दे, ये समाज के बुद्धिजीवियों के बिना, समाज को शिक्षित किए बिना ये संभव पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर जो भी व्यक्ति हमारे समाज में सोशल हैं, जो भी व्यक्ति हमारे समाज में शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उन सब आंदोलन का जब प्रारूप चलता है, जब ये बाल विवाह और दहेज प्रथा पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था, और पश्चिम बंगाल में जब राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में जब बाल विवाह और दहेज प्रथा का आंदोलन शुरू हुआ था, तो किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि सती प्रथा को अंत किया जाएगा। पहले के समय में जब पति मर जाता था तो पत्नी को भी उसी मतलब चिता पे जला दिया जाता था। तो उस समय उन्होंने अपने मन में, क्योंकि वो सोशल थे, राजा राम मोहन राय जी सोशल थे, और वह एक अपने मन में लिए थे कि विचार लिए थे कि हम इसको आंदोलन के रूप देंगे और सती प्रथा को ख़त्म करेंगे। आज हिंदुस्तान में कहीं आपको मतलब नहीं मिलेगा कि उस टाइप का कि जो पति मर गया तो पत्नी को भी उस चिता में डाल दिया जाता है। तो राजा राम मोहन राय जी का जो कर्म किया उन्होंने, वो जो हिंदुस्तान की धरती पर उतारा, यहाँ के लोगों को समझाया कि सती प्रथा एक बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है। उसी प्रकार दहेज प्रथा, बाल विवाह खतरनाक, और सोशल समाज के जो लोग हैं इस विधि को आगे बढ़ाए। मैं इस समाज के बुद्धिजीवियों से भी प्रेरणा
करूँगा, उनसे भी अपील करूँगा कि ये हमारे जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार का जो सामाजिक सरोकार के अनुसार दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम लगा रहे हैं या उसके लिए जो कानून में प्रावधान किए हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और समाज के लोगों से करबद्ध प्रार्थना करके कहता हूं कि इस प्रथा को दूर करने के लिए आप सभी सामाजिक शिक्षित वर्ग के लोग निश्चित रूप से इस प्रकार की जो घटनाएं होती है दहेज प्रथा के रूप में, बाल विवाह के रूप में या सती प्रथा के रूप में, इस उन्मूलन को जड़ से मिटाएं। मैं ये अपनी ओर से प्रेरणा करता हूँ। ऐसी कुप्रथाओं को लोग अपने समाज से खत्म कर दें। हाँ हाँ, निश्चित रूप से मैं ऐसी कुप्रथाओं को अपने समाज से खत्म हो जाए। मैं, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी निश्चित रूप से इसमें लोगों को प्रेरणा करें, जागृत करें, क्योंकि देखिए जब आंदोलन चलता है तो आंदोलन एक नेता से नहीं होता है, जन भागीदारी से होता है। दहेज प्रथा या सती प्रथा या बाल विवाह वो जन भागीदारी से निश्चित रूप से समाप्त हो गया। हमारे नेता ने संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कानून बनाया। यदि समाज में कोई व्यक्ति अपने 11 वर्ष की बालिका की शादी कर रही है तो आप समझिए कि वहाँ का शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है, उस लड़की के साथ कितना अन्याय होगा। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वैसे समाज में भी आप घूमिए और वैसे समाज के लोगों को आप भी जागृत कीजिए कि ये कुप्रथा समाप्त हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मुकेश सर की अब ये बताइए कि आगे की आपकी क्या योजना है? सोशल हूँ मैं, निश्चित रूप से समाज सेवा करने का मेरा मन है। बिहार के लोगों को सेवा करूँगा। बिहार के लोगों को मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि हमारे सरकार के जो अति महत्वाकांक्षी योजना है वो निश्चित रूप से हर व्यक्ति तक पहुँचे और मेरी कोशिश होगी कि सदैव आपके काम आऊँ, जो न किया होगा किसी ने वह कर दिखलाऊं। तो मैं हमेशा से अपने जीवन को संघर्षरत रखता हूं और निश्चित रूप से समाज के लोगों को मैं हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। सर शिक्षा से, क्षमा करेंगे, शिक्षा से बात मेरे जहन में आई कि अभी आपने अपना ये बताया क्वालिफिकेशन इंटर, तो फिर सर आगे की पढ़ाई क्यों नहीं पूरी की? आगे की पढ़ाई हमारे जीवन में, हमारे परिवार का लंबा परिवार था और उस समय हम अपनी पढ़ाई को परिवार के वजह से कहिए या अपने मतलब गरीबी के वजह से कहिए, मैं उस स्तर को आगे नहीं कर पाया, बढ़ा नहीं पाया। लेकिन जब मैं इंटर में था यहीं गणेश दत्त महाविद्यालय में, तो मेरा घर का दूरी 20 किलोमीटर पड़ता है और ये 20 किलोमीटर के दूरी में हमको लगता है 96 में मैं 1996 में इंटर में एडमिशन लिया और उस समय मेरे पिताजी बिल्कुल ही संघर्षरत व्यक्ति हैं। वो मुझे आगे की शिक्षा दीक्षा देना चाहते थे। मैं अपने माता पिता को कहीं भी इस आरे लाना नहीं चाहता हूँ। वो मुझे शिक्षा दीक्षा देना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी कुछ मजबूरियों के वजह से इंटर पास करने के बाद मैं कुछ अपना शिक्षा के रूप में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लोगों के पास जाकर कुछ अर्निंग का व्यवस्था किया, जिससे मैं अपने जीवन का लाइफ स्टाइल बदलने में थोड़ा सा सक्षम महसूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। और मैं निश्चित रूप से आज मैं जहाँ हूँ अपने संघर्ष के बल पर हूँ और संघर्ष से ही मुझ में प्रेरणा आती है
और बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने से, शिक्षित लोगों के साथ बैठने से, सामाजिक लोगों के साथ बैठने से निश्चित रूप से मुझे उसकी संस्कार का आदान प्रदान होता है और मैं इसमें खुशी जाहिर करता हूँ। और मेरी शिक्षा का यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ही संघर्ष भरा जीवन रहा और इस संघर्ष को आपने बखूबी पूरा किया। अब आज के युवा को इस पर आप क्या कहेंगे? आज के युवा, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि आज का युवा मेहनती हैं, लगनशील हैं और उनके मन में नया नया डेवलपमेंट जगता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम जब युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो निश्चित रूप से उसमें भी एक उमंग आती है। और देखिए, आज बेगूसराय ज़िला ही नहीं, बिहार में, पूरे बिहार में युवा का स्थिति बहुत अच्छा है। आज बिहार का आप मान लीजिए कि युवा का जो चलन है वो आज निश्चित रूप से हर मामले में, चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे वह उद्यम का हो, चाहे वह व्यवसाय का हो, चाहे वह मतलब गैर प्राइवेट सर्विस में हो, वो अपने मेहनत और बल पे युवा संघर्षशील हैं। बिहार के युवाओं को आज के जो हमारे सोशल और इंजीनियर नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है कि आप आगे बढ़ो, आपके साथ सरकार है, आपके साथ सरकार की हर प्रणाली व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए उच्च शिक्षा के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार ने शिक्षा में बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। जैसे विद्यार्थी अगर टेक्निकल पढ़ाई पढ़ना चाहता है, स्किल डेवलपमेंट की बात करना चाहता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। अगर आईएएस आईपीएस की तैयारी करना चाहता है युवा वर्ग के लोग, तो उसके लिए भी व्यवस्था है कि पीटी पास कीजिए। बीपीएससी में तो 50,000, आईपीएस में तो आईएएस में तो 1 लाख। इस प्रकार से हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और इससे प्रेरित होकर बिहार के युवा में एक आगे बढ़ने की ललक है। बिहार की युवा जब ठान ले तो पूरे देश में अंगड़ाई होने लगती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे कि बिहार का युवा बहुत ही मेहनती, उद्यमी, व्यवसायी और शिक्षा के वर्ग में अपना परचम लहरा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, आज जो युवा राजनीति में आना चाहे तो उसके लिए आपका क्या सलाह मशवरा होगी? निश्चित रूप से आज के युवा को राजनीति में आना चाहिए। आज के युवा को राजनीति में इसलिए आना चाहिए कि वह युवा में, मैंने अभी आपको कहा ना कि वो सोशल जब युवा हो जाएंगे, जब उनके मन में एक भावना जागृत हो जाएगा कि हम युवा हैं और अपने गांव के, समाज के, अपने टोले के, अपने मोहल्ले के, अपने मतलब पंचायत के, प्रखंड के, ज़िले के लोगों को सेवा करने का भाव जग जाएगी, तो वो निश्चित रूप से राजनीति में भी अपना परचम लहराएगा। और मुझे लगता है कि मैं भी आपके प्रश्न के हिसाब से युवा हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आज के जीवंत उदाहरण हूँ कि बेगूसराय ज़िला में कि मैं भी युवा तुर्क का लोग हूँ और राजनीति में आगे अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नीति और सिद्धांत के चलते मैं इस राजनीति में हूँ। क्योंकि पहले के राजनीति में कोई नीति और सिद्धांत नहीं होती थी। आज हमारे पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में कैटेगोरिया है। हमारे पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में नीति है, सिद्धांत है कि आप न्याय के साथ विकास करो, आप कानून के राज के तहत काम करो, सुशासन के तरह चलो, आगे बढ़ो। इसलिए बिहार के युवा तो बहुत अच्छा है और बिहार के युवा को निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए। ऐसे हमारे बड़े बड़े नेता ने कहा है कि जो 60+ होने के बाद राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, तो 60 के पहले तो निश्चित रूप से ही आप समझ रहे हैं कि युवा को राजनीति में आना चाहिए, जिससे देश में, समाज में
उसको सेवा करने का अवसर प्रदान हो। मेरी शुभकामनाएं युवा के साथ रहेगी कि वह राजनीति में आए और अपने अपने समाज के, अपने गांव के, अपने प्रखंड के, अपने पंचायत के, अपने ज़िला के लोगों को सेवा करे और उसको हर प्रकार से सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाए और उनके जो दर्द हैं उसको दूर करे। निश्चित रूप से यही राजनीति है, मेरे हिसाब से यही राजनीति है। इस राजनीति को आगे बढ़ाने में बिहार का युवा आगे रहेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ सरायरंजन विधानसभा के प्रभारी श्री मुकेश राय जनता दल यूनाइटेड से हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम देखने के लिए कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय का स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।